वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू पार्ट 4 ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ लास्ट टॉपिक्स के बारे में जिनमें आती है आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और सर्किट ट्रेनिंग। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में, उनकी टाइप्स और डेफिनेशंस के बारे में। सो टॉकिंग ऑफ नेक्स्ट, क्या होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? ये वो योग्यता हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न संबंधित क्रियाओं को सटीकता और निपुणता से करने में सहायता प्रदान करती हैं और मुख्य रूप से ये समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताएं होती हैं जो केंद्रीय स्नायु तंत्र पर यानी आपके नर्वस सिस्टम पे फुल्ली डिपेंडेंट करती हैं। अगर जिरमैन की अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिरमैन के अनुसार समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता को मोटर नियंत्रण और विनिमय प्रक्रियाओं के अपेक्षाकृत स्थिर तथा समन्वयकृत श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है। ये खिलाड़ियों को गतिविधि के समूह को अच्छी गुणवत्ता और प्रभाव से करने की योग्यता मानी जाती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में। तो नंबर 1 इसमें आता है रिएक्शन एबिलिटी। ये किसी भी संकेत के प्रति जो आपकी तत्काल शीघ्रता और प्रभावशाली ढंग से प्रक्रिया करने की योग्यता है उसको कहा जाता है, जो कि सिंपल रिएक्शन एबिलिटी भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी भी हो सकती है। तो ये साधारण आपकी प्रक्रिया आपको स्प्रिंट दौड़ों में या स्टार्ट लाइनिंग के लिए आपको हेल्प करती है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है वो आपको हेल्प करती है क्रिकेट के टाइम पे जब आप बल्लेबाज द्वारा गेंद का सामना आपको करना होता है तब। सो यहाँ था आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे रिदम एबिलिटी क्या होती है। रिदम एबिलिटी वह गति की लय को समझने की आवश्यकता या लय के अनुसार अपने क्रिया को करने की योग्यता को माना जाता है, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया या फिर आप शारीरिक रूप से स्केटिंग करते हैं, वह हो गया जो आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं रिदम के साथ चलने में, जिसमें आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं जिम्नास्टिक्स के साथ या फिर स्केटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी या फिर अभिविन्यास योग्यता। ये योग्यता आपको की स्थिति जो है आपके अंगों को समय और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के अनुसार गतिज उपकरणों जैसे गेंद, प्रतिद्वंदी सहायक और खेल के मैदान आदि को पूर्व निर्धारण करने में योग्यता है। ये योग्यता संवेदों को के क्रियात्मक क्षमता जैसे कि आंखों और संवेगात्मक अंगों को पूर्वानुमान की योग्यता है। सो ये आपको ओरिएंट करता है कि कैसे आपको अपना काम दोबारा से अगर ठीक करना है तो कैसे करना है। सो नेक्स्ट आता है हमारा अडेप्टिंग एबिलिटी या फिर अनुकलन योग्यता। जितनी जल्दी आप परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को बदल सकते हैं, बदलाव लाते हैं, उसको हम अडेप्टेशन एबिलिटी कहते हैं। कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और इसी कारण उनके जो विनिंग चांसेस होते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं। सो ये आपकी अनुकूलन एबिलिटी आती है या फिर योग्यता आती है। पॉइंट नंबर 5 आता है संतुलन योग्यता यानी बैलेंस एबिलिटी। अगर इसकी बात की जाए तो ये संपूर्ण शारीरिक गति के दौरान और अस्थायी गति के बाद शीघ्रता से संतुलन में वापस आने की योग्यता है। इसे शरीर की स्थिति को नियंत्रित करने की परिभाषा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो स्थायी स्थिति है यानी जो पैरेलल बार्स के साथ इसकी हेल्प से इसको इंक्रीज किया जा सकता है। पानी पर स्केटिंग के दौरान या संतुलन पट्टी पर प्रदर्शन करने के दौरान आप बैलेंस एबिलिटी को महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी या विभिन्नता योग्यता। ये गतिज क्रिया के दौरान विभिन्न शारीरिक खेलों में गति की सटीकता तथा निम्न प्रयत्न का उच्च स्तर प्राप्त करने की योग्यता है। ये योग्यता जो है ये उच्च स्तर गतिज अनुभव और गतिज क्रियाओं के अंदर आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो ये कपलिंग एबिलिटी या संयोजक एबिलिटी। इसमें आप एक से ज्यादा अपनी एबिलिटीज को कपल अप करते हो, जोड़ते हो। जैसा कि नाम बता रहा है ये लगभग सभी खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे लगभग टीम खेलें आती हैं। जिम्नास्टिक्स हो सकता है, द्वंद्व खेले हो सकते हैं, मुक्केबाजी, कुश्ती आदि, वहां पे काफी लाभदायक है। इसके अलावा मुक्केबाजी में हाथ, सिर, कमर और पैरों की गति का किसी विशेष उद्देश्य में संयोजन करने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रेनिंग मेथड के बारे में कि व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग मेथड। जो परिधि प्रशिक्षण विधि है वो शुरुआत की थी E.R.E. मॉर्गन ने और G.T. एडमसन ने 1957 में। और जब उन्होंने शुरुआत की थी ये एक ऐसी प्रतिनिधि थी के रूप में व्यवस्थित और बार बार किए जाने वाले अभ्यासों की वैज्ञानिक व्यवस्था है। ये प्रशिक्षण के लिए अभ्यासों का चयन सर्वांगीण प्रशिक्षण में मदद के लिए किया जाता है।
हालांकि यदि इस प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग किसी विशेष खेल के प्रदर्शन में किया जाए तो खिलाड़ी के अंदर एक निश्चित रूप से काफी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। परिधि प्रशिक्षण में कार्यभार बढ़ाने के लिए कुछ विधियों को हम फॉलो भी करते हैं और कुछ विधियों को हम देखते भी हैं। तो ये आपका सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, जिसको अगर हम समानतः भाषा में कहें तो सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को नियंत्रण के साथ या उनके बिना निश्चित मात्रा में किया जाता है। सर्किट प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सहनशीलता और शक्ति को साथ साथ बढ़ाना है। इसके साथ साथ लचक और गतिशीलता बढ़ाना का भी उद्देश्य वो लेकर चलते हैं। सो सर्किट डायग्राम ट्रेनिंग के बारे में आपको कुछ हाइलाइट्स मैं बताने लगी कि क्या इसके एडवांटेजेस और कैसे आप इसको इंक्रीज करते हो। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं या इसके फायदों की बात करूं तो ये विधि एक एथलीट के संपूर्ण शरीर के भागों का अभ्यास करवाती है। नंबर 2, सर्किट प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षक की देखभाल में होता है, यानी आपके कोच होते हैं, आपके मार्गदर्शक होते हैं जो आपको प्रॉपर्ली इसको करना सिखाते हैं और मेंटेन करते हैं आपके साथ। इसके अलावा नंबर 3 पे बात करें तो सर्किट प्रशिक्षण जो है संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि ये शरीर के सभी मांसपेशियों एवं रचना का अभ्यास करवाता है। अगर एक एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स की हो रही है तो दूसरी आपकी चेस्ट प्रेस की हो रही है, तीसरी आपकी लैट पुल की हो रही है, तो थर्ड आपकी जो हो रही है वो शोल्डर प्रेस की हो रही है। इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज आप करेंगे वो ट्राइसेप्स के बल पुश डाउन की करेंगे, फिर अगेन आप बाइसेप्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इस क्रम को फॉलो करते हैं। ये कार्डियो है आपका, इसको आप लगातार फॉलो करेंगे तो आपकी जो बॉडी है ओवरऑल काफी अच्छे से डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कसरत की तीव्रता खिलाड़ी की जरूरत एवं क्षमता के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। कसरत करते समय उन्नति के सिद्धांत यानी सरल से जटिल के ऊपर हम जाते हैं। इस प्रकार की विधि के द्वारा कई खिलाड़ी इकट्ठे कसरत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो सर्किट प्रशिक्षण में कम स्थान पर अधिक कसरत संभव होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट प्रशिक्षण के भार में कैसे आपको बढ़ाना होता है। तो नंबर 1, व्यायाम के मध्य अंतराल को भी कम किया जा सकता है। आप अपना जो ट्रेनिंग मेथड है, जो आप व्यायाम कर रहे हैं उसको आप सीखें, आसानी से शुरू करें। फिर चक्रों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, आपके अनुकूल हो सकता है। नंबर 3, प्रत्येक जो व्यायाम है को दोहराने की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अगेन तीव्रता को भी बढ़ाया जा सकता है और लास्ट में अगर हम कहें तो अतिरिक्त भार को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करते हैं सर्किट ट्रेनिंग में। अगर हम सर्किट ट्रेनिंग का प्रभाव कहें तो वो हमारे शरीर के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव देती हैं और कहीं ना कहीं आप सर्किट ट्रेनिंग मेथड को या तो कॉन्टिन्यूस मेथड से इम्प्रूव कर सकते हैं या इंटरवल मेथड से, जो आपको सबसे इजी लगता है उससे आप इसको आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इसको और भी मनोरंजक दायक बना सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे विश्राम विधि के अनुसार चक्र प्रशिक्षण। अगर उसकी बात करें तो सर्किट प्रशिक्षण जो है लगातार विधि में से या निरंतर विधि प्रशिक्षण के मुताबिक किया जाता है, यानी रेगुलर हमारा जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है उसके बारे में बात कर रहे थे हम, उसे हम डिस्कस करेंगे अब। अगर करें तो इसमें बिना रुकावट के व्यायाम करने होते हैं जब तक चक्र पूरा नहीं हो जाता। इस विधि में एथलीट विभिन्न व्यायाम 60% से लेकर 70% तक करता है और वो जो कैपेसिटी होती है अपनी लगा देता है इसके अंदर फुल। कम तीव्रता के कारण जो एथलीट होता है वो प्रत्येक स्टेशन पे एक के बाद एक लगातार वो करता रहता है इस व्यायाम को। नंबर 2 आता है हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जहाँ पे आप 70 to 80% अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और हर स्टेशन के बाद आप थोड़ा थोड़ा आराम करके इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं। इसके अलावा व्यायामों की प्रकृति की बात करें तो जनरल सर्किट ट्रेनिंग में आप चाहे तो स्क्वैट्स लगा सकते हैं, रस्सी कूदना लगा सकते हैं, स्किपिंग, आप एक कॉमन सी एक्सरसाइज पुशअप्स, पुलअप्स ये सब लगा सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग की ही बात करें तो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए कुछ स्पेसिफिक आते हैं, बॉल पासिंग हो गया या शूटिंग हो गया, फ्री थ्रो हो गया, ये पर्टिकुलर स्टेशंस आप बनाते हैं सिर्फ बास्केटबॉल की सर्किट ट्रेनिंग के लिए। सर्किट सेट करते समय कुछ बातों का आप जरूर ख्याल रखें, उनके बारे में आप जरूर देखें कि व्यक्ति की क्षमता क्या है और आयु कितनी है। ये नहीं कि 10 साल के बच्चे को आप 40 साल के इंसान इतना काम दे दें, तो प्लीज पहले उसकी क्षमता और आयु देखें। नंबर 2, व्यायाम स्टेशन को इस प्रकार तैयार किया जाए कि विभिन्न मांसपेशियों के समूह का व्यायाम हो सके। ये नहीं कि सिर्फ पैरों के ऊपर जोर दिया जाए और हाथों को ना ध्यान दिया जाए। व्यायाम तथा उनके ऑर्डर उद्देश्य के अनुसार शीघ्रता से पता लगना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार की ट्रेनिंग में पूर्ण आराम देना आवश्यक है, जिससे कि जैसे जॉगिंग हो गया या कूलिंग डाउन हो गया, कुछ एक्सरसाइजेस हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर।
पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो व्यायाम का समय जो है लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट तक हो सकता है प्रत्येक स्टेशन के ऊपर। व्यायाम के बाद जो वार्मिंग अप के बाद है सर्किट ट्रेनिंग करनी शुरू करनी चाहिए। ये नहीं कि आप वार्मिंग अप शुरू करने से पहले ही सर्किट ट्रेनिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दें। सामने आपको सर्किट ट्रेनिंग के दिखाया गया है कैसे पहले आप ड्रिबलिंग कर सकते हैं फुटबॉलर्स के लिए, देन आप प्रेस अप्स कर सकते हैं फुटबॉल के साथ, देन आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सिटअप्स ले सकते हैं, स्प्रिंट्स कर सकते हैं, पासिंग कर सकते हैं 2 बच्चों के बीच में या 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, देन साइड जंप्स लगा सकते हैं बॉल के साथ, कीप अपीस रख सकते हैं और अगेन यू कैन कम बैक विद द ट्रिपलिंग ऑफ द फुटबॉल। तो ये था कुछ अच्छे तरीके से आपको व्यायाम करने का बताने का तरीका। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होता है। इनफैक्ट लेसन नंबर 10 आपका फिनिश अप होता है यहाँ पे। इसके साथ ही आपको अटैच वर्कशीट्स और पीडीएफ फाइल्स मिल भी जाएंगी। प्लीज उन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अटेम्प्ट करें अपने कॉपीज में और काम पूरा करें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।